दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शोर नहीं मचाती, बस दिल में उतर जाती हैं। रिया ने मिडी पहन रखी थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। कबीर के प्यार की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी मुस्कान और भी निखर गई थी। वहीं कबीर डैशिंग अंदाज में रेंज रोवर चला रहा था। आंखों पर काला चश्मा और ब्रांडेड परफ्यूम की हल्की सी खुशबू कार में फैली हुई थी। दोनों साथ थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। तुम क्या आई, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल आज रात घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। काली गाड़ी जब शहर की आखिरी सड़क पार करके उस आलीशान बंगले के सामने रुकी तो बड़े से गेट पर लिखा था माँ का घर। चौकीदार ने फुर्ती से गेट खोला और गाड़ी फराटे से अंदर चली गई। कबीर ने उतरते ही बिना वक्त गवाए तेजी से दरवाजा खोला और घर के भीतर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही ड्राइंग रूम की नरम रोशनी में उसकी माँ सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने बेहतरीन सिल्क की हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर सुनहरी बॉर्डर हल्के से चमक रही थी। गले में नाजुक सी सोने की चेन थी, कानों में छोटे लेकिन सलीकेदार झुमके। बाल हल्के हल्के सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही सुकून और खूबसूरती थी। आंखों में ममता साफ झलक रही थी। कभी जैसे ही उनके पास पहुंचा, वह सोफे के पास जमीन पर बैठ गया और अपना सर माँ की गोद में रख दिया। कविता जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। माथे को चूमते हुए बोली, बेटा तू कहाँ था, इतनी देर से आया है। तेरे बिना यह घर खाने को आता है। उनके सर में अपनापन और दर्द दोनों थे। बेटा, इस घर से तेरा भाई, उसका छोटा सा बच्चा और उसकी बीवी सब चले गए हैं और अब तू है, और तू भी इतनी देर से आता है। बेटा, मुझे यह घर खाने को दौड़ता है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इतनी सुख सुविधाएं ऐश्वर्य सब मुझे फीके लगते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई अपना नहीं है। मैं तुझसे कितनी बार कहती हूँ शादी कर ले बेटा, पर तू मानता ही नहीं। बाहर की दुनिया के लिए कबीर एक सख्त और अहंकारी बिजनेसमैन था, जो किसी को भाव नहीं देता था। लेकिन अपनी माँ के सामने वही कबीर एक मासूम बच्चे में बदल जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी सांसें और धड़कनें सिर्फ अपनी माँ के लिए ही चलती हों। कबीर ने उनकी गोद में ही सिर रखे रखे कहा, कर लूंगा माँ, आप इतना मत सोचिए, चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ा रुक कर बोला, और अगर आप घर में बैठी बोर हो जाती हैं, तो मैंने ऑफिस में आपके लिए एक कमरा बनवा दिया है। आप जब चाहें मेरे साथ ऑफिस चल सकती हैं, वहाँ कुछ समय बिता लिया करिए, आपको अकेलापन नहीं लगेगा। कविता जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कुछ नहीं कहा, और वहीं कबीर के मन में ख्यालों का शोर चलने लगा कि शादी करने से क्या ही फायदा है। मैं बट जाऊंगा, मेरी पत्नी मेरी पूरी अटेंशन मांगेगी और धीरे धीरे मुझे मेरी माँ से दूर कर देगी, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ। और इसी डर ने उसे अब तक हर रिश्ते से दूर रखा था। उसे भरोसा ही नहीं था कि कोई औरत उसकी माँ की उतनी कदर कर पाएगी जितनी वह खुद करता है। माँ के लिए उसका प्यार बेइंतहा था, और उसी प्यार के कारण वह आज 30 साल का हो चुका था, लेकिन शादी से दूर भागता रहा। एक से एक अमीर और रईस घरानों से रिश्ते आए, बड़े बड़े पैकेज जैसे रिश्ते, लेकिन हर बार उसने किसी न किसी बहाने से सब टाल दिया। और आज भी माँ से किया हुआ वादा सिर्फ उसे सुकून देने के लिए था, क्योंकि उसके भीतर कहीं गहराई से यह डर बैठा था कि शादी हुई तो वह भी अपने भाई की तरह अपनी माँ को अकेला छोड़ देगा, और यह बात वह कभी होने नहीं देना चाहता था। अगले दिन सुबह कभी समय पर तैयार होकर ऑफिस पहुंचा तो पूरा स्टाफ पहले से मौजूद था। वह सीधे अपने केबिन में गया और बिना देर किए इंटरकॉम पर बोला, अनिल, मेरे केबिन में आइए। कुछ ही मिनटों में अनिल मैनेजर अंदर आया तो कबीर ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, जो प्रोजेक्ट कल तय हुआ है उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, अब उसी पर काम होगा। फिर उसने एक पल रुककर जोड़ा, और रिया को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा रहा है, पूरा काम वही हैंडल करेंगी। उसे जितने लोग चाहिए आप दे दीजिए, और हमें एक दो बार साइट पर भी जाना पड़ेगा,
ज़मीन को समझने के लिए। अनिल ने तुरंत कहा, सर जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। कबीर ने आगे कहा, रिया को एक अलग केबिन भी दे दीजिए। प्रोजेक्ट बड़ा है, उसे शांति से बैठकर काम समझना होगा। अनिल ने सिर हिलाया, ठीक है सर। इसके बाद अनिल रिया के पास पहुंचा और उसे सारी बातें समझाई। रिया ने सिर्फ इतना कहा, यस सर ठीक है। अनिल ने बताया, कल से आप सामने वाले केबिन में बैठेंगी, सर का ऑर्डर है। रिया ने बिना किसी भाव के कहा ओके और फिर अपने काम में पूरी तरह डूब गई। यह प्रोजेक्ट कोई छोटा-मोटा नहीं था, जिम्मेदारी भी बड़ी थी और काम भी। उसे हर चीज़ समय पर पूरी करनी थी। देखते-देखते लंच का वक्त हो गया और पूरा स्टाफ बाहर खाना खाने चला गया। लेकिन रिया अपनी स्क्रीन में झुकी काम करती रही। कुछ देर बाद अनिल वापस आया और बोला, रिया आप अभी तक लंच करने नहीं गई? रिया ने नजर हटाए बिना कहा, नहीं सर बाद में कर लूंगी, और फिर से काम में लग गई। थोड़ी देर बाद कबीर अपने केबिन से बाहर निकला तो उसने देखा पूरा ऑफिस खाली है, सब लंच पर गए हुए हैं। सिर्फ रिया अकेली अपने केबिन में बैठी काम कर रही है। न खाने की चिंता न समय की परवाह। कबीर वहीं खड़ा कुछ पल उसे देखता रहा। उसे अच्छा लगा कि इतनी छोटी उम्र की लड़की इतनी गंभीरता से काम कर रही है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं लेकिन इतनी लगन उसने किसी में नहीं देखी। रिया ऐसे काम कर रही थी जैसे यह प्रोजेक्ट उसी की जिंदगी बदलने वाला हो, जैसे करोड़ों की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर हो। और उसी पल कबीर के मन में यह बात गहराई से बैठती चली गई कि यह लड़की सिर्फ चुप नहीं है, यह लड़की बेहद ही मजबूत है। एक दिन ऑफिस में काम के बीच कबीर के पास कविता जी का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जयपुर से कुछ लोग आज शाम तुझे देखने आ रहे हैं, लड़की भी साथ में है। पुरुषोत्तम जी की इकलौती बेटी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तू टाइम से घर आ जाना। कबीर ने थके स्वर में कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन कविता जी ने सख्ती से कहा, तेरे लिए नहीं तो मेरी खुशी के लिए सही, यह मेरा हुक्म है। और फोन रख दिया। कबीर देर तक सोचता रहा कि माँ को कैसे समझाए कि वह शादी से क्यों डरता है। शाम को जब वह घर पहुंचा तो लड़की वाले पहले से मौजूद थे। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके बात करने के ढंग में बनावट और जरूरत से ज्यादा खुलापन था। औपचारिक बातें खत्म होने के बाद दोनों को अकेले में बात करने भेजा गया। कमरे में पहुंचकर कबीर ने साफ लेकिन शांत शब्दों में कहा, मुझे किसी तरह की डिमांड नहीं है, बस मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, उनकी सेवा और सम्मान सबसे पहले होगा। लड़की मुस्कुराई, थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, देखिए कबीर, मैं आपकी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रहकर खुद को बांधना नहीं चाहती। मुझे आज़ादी पसंद है। माँ बाप अपने तरीके से रहते हैं और बच्चे अपने तरीके से। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए अलग से सब इंतजाम कर सकते हैं। उसके शब्द सीधे मना नहीं थे, लेकिन भाव साफ थे। कबीर को उसी पल समझ आ गया कि ये लड़की उसकी माँ की परछाई बनकर नहीं रह सकती। एक दिन उसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी की तरफ से क्लाइंट के साथ एक अहम मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। रिया को साफ संदेश थे कि उसे समय पर पहुंचना है, क्योंकि मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होने वाली थी। सुबह 10 बजे क्लाइंट्स ऑफिस पहुंच चुके थे। कबीर पहले से मौजूद था। अनिल मैनेजर भी था, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं था। अनिल ने बार बार रिया को फोन किया, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मीटिंग का समय निकलता जा रहा था और इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा जानकारी रिया के पास थी। उसी को क्लाइंट्स के सवालों के जवाब देने थे, उनके डाउट्स क्लियर करने थे। लेकिन उसके न होने से कबीर अंदर ही अंदर घबराने लगा और वही घबराहट धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। जैसे तैसे मीटिंग को टाल दिया गया, मगर कबीर का गुस्सा चरम पर था। दोपहर करीब 2 बजे रिया ऑफिस पहुंची तो कबीर ने उसे देखते ही अपने केबिन में बुला लिया और बिना कुछ सुने उस पर बरस पड़ा। उसने कहा कि तुम्हें न समय की कद्र है न इस प्रोजेक्ट की अहमियत। इतने बड़े क्लाइंट्स बैठे रहे और तुम गायब रही। यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रिया पूरी डांट चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। उसने बस इतना कहा, सॉरी सर मेरी मजबूरी थी। लेकिन कबीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा कि मुझे यहाँ किसी की मजबूरी नहीं सुननी। फिर रिया बिना कोई सफाई दे खामोशी से बाहर चली गई।
रिया के जाते ही केबिन में सन्नाटा छा गया और उसी दिन ऑफिस की तरफ से रखी गई भव्य पार्टी में कबीर अपने कुछ खास दोस्तों और बड़े-बड़े बिजनेसमैन के साथ पहुंचा। यह वही पार्टी थी जो बड़े प्रोजेक्ट की सफलता पर रखी गई थी। माहौल तारीफों और जश्न से भरा हुआ था। तभी उसके दोस्तों ने सबके सामने कबीर की जमकर तारीफ की कि कैसे इतने बड़े कंपटीशन में उसने यह हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट निकालकर अपनी कंपनी के नाम कर लिया। बातचीत के दौरान वहीं मौजूद एक बिजनेसमैन जिसका नाम आशुतोष था, उसने कबीर से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे ऑफिस में जो रिया सक्सेना काम करती है ना, वह कितनी ईमानदार है। यह सुनकर कबीर चौंक गया और बोला, क्या मतलब? तब आशुतोष मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मिस्टर वासुदेव। जो इस प्रोजेक्ट के दूसरे दावेदार थे, उन्होंने रिया को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की। वे खुद उसके घर गए, उसे डबल सैलरी, बंगला और गाड़ी का लालच दिया और कहा कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारा टैलेंट यहाँ बर्बाद हो रहा है। यह सुनकर कबीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, फिर रिया ने क्या जवाब दिया? तब आशुतोष ने गंभीर स्वर में कहा, रिया ने बिना एक पल सोचे उन्हें साफ मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि वह अपने बॉस और अपनी कंपनी के साथ दगा नहीं कर सकती। उसका काम उसके ईमान से चलता है, न कि पैसों के लालच से। उसे बंगला, गाड़ियां, किसी भी ऐशो आराम की जरूरत नहीं है। और यह कहकर उसने मिस्टर वासुदेव को अपने घर से बाहर जाने को कह दिया। यह सब बातें सुनकर कबीर के मन में रिया के लिए सम्मान और बढ़ गया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह लड़की काम में ही नहीं, चरित्र में भी कितनी बड़ी है। अब कबीर के मन को जरा भी चैन नहीं था। रात भर वही चेहरा, वही खामोशी उसकी आंखों के सामने घूमती रही। उसके अगले दिन ऑफिस में काम करने वाले एक स्टाफ मेंबर ने रिया के पास आकर बोला कि सर कितने खड़ूस हैं, तुम इतना अच्छा काम करती हो, फिर भी उन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं। जरा सी बात पर तुम्हें सबके सामने डांट दिया। उसके शब्दों में सहानुभूति से ज्यादा जलन छिपी थी, क्योंकि भीतर ही भीतर उसे यह खल रहा था कि रिया इतनी जल्दी आगे बढ़ गई और इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी उसे मिल गई। वह जानबूझकर रिया को भड़काना चाह रही थी, लेकिन रिया ने बिना किसी तीखेपन के शांत स्वर में कहा कि वह मेरे बॉस हैं, वही मुझे सैलरी देते हैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो डांटना उनका हक है। मेरी वजह से उनकी मीटिंग ठीक से नहीं हो पाई और उनकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ा, इसलिए गलती मेरी थी। उसी वक्त कॉरिडोर से निकलते हुए कबीर कुछ कागजों के साथ रुका। वह दिखा नहीं, लेकिन उसके कानों तक रिया की बातें साफ पहुंच गईं। एक दिन रिया भारी मन से अनिल मैनेजर के पास पहुंची और उन्हें बताया कि उसे 4 दिनों की छुट्टी चाहिए, क्योंकि घर में अचानक ऐसी स्थिति बन गई है जिसे टाला नहीं जा सकता। अनिल ने उसकी आंखों में घबराहट और आवाज में टूटन महसूस की, वरना सामान्य हालत में वह बिना देर किए छुट्टी मंजूर कर देता। लेकिन इस समय पूरा प्रोजेक्ट शुरुआती और सबसे संवेदनशील दौर में था। लगातार मीटिंग्स चल रही थी, क्लाइंट्स बार बार ऑफिस आकर सवाल उठा रहे थे और टीम पर पहले ही काफी दबाव था। इसलिए अनिल ने रिया को समझाते हुए कहा कि उसे इस बारे में कबीर से अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर सर ने हाँ कर दी तो ही छुट्टी मिल पाएगी। इसके बाद अनिल कबीर के केबिन में गया और औपचारिक लहजे में उससे बताया कि रिया सक्सेना 4 दिनों की छुट्टी मांग रही है, क्योंकि उसके घर में इमरजेंसी है। लेकिन कबीर ने बात पूरी सुने बिना ही तीखे स्वर में प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए ज्वाइन किए और अभी से छुट्टी की बात की जा रही है। ऐसे समय में छुट्टी देना सरासर गैर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। अनिल ने संयम रखते हुए फिर से समझाया कि रिया के घर में कुछ इमरजेंसी है, लेकिन कबीर ने उसे बीच में रोकते हुए साफ कह दिया, इमरजेंसी के नाम पर लोग अक्सर झूठे बहाने बनाते हैं और छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए रिया को बता दिया जाए कि इस समय छुट्टी देना संभव नहीं है। अनिल चुपचाप केबिन के बाहर आ गया। उसके चेहरे पर असहजता थी और उधर रिया अपने केबिन में बैठी बार बार फोन की स्क्रीन देख रही थी, जैसे किसी बात से डरी हुई हो। और रिया की मजबूरी यह थी कि उसे छुट्टी नहीं मिली, फिर भी वह रोज की तरह ऑफिस आती रही, अपने दर्द और डर को भीतर दबाए हुए।
3 दिन इसी तरह बीत गए। चौथे दिन सुबह दवाइयों के डिपार्टमेंट में वह हड़बड़ी में दवाइयाँ लेने लगी क्योंकि उसे ऑफिस भी पहुंचना था। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी और वह बार-बार विनती कर रही थी कि दवाइयाँ जल्दी दे दी जाए क्योंकि उसे देर हो रही है। उसी जल्दीबाजी में उसके हाथ से कुछ दवाइयाँ गिर पड़ी और वह उन्हें उठाते हुए लगभग रोने की हालत में थी। लेकिन दवा विक्रेता ने चिड़चिड़े स्वर में उसे डांट दिया कि इतनी देर से वही बात दोहरा रही है, दवाइयाँ निकलेंगी तो मिल जाएंगी। इस पर रिया की आवाज़ भर आई और उसने बस इतना ही कहा कि इतनी देर लगा रहे हैं, प्लीज़ मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। उसी वक्त कबीर अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाकर बाहर निकल रहा था और उसकी नज़र अचानक रिया पर पड़ी। वह एक पल के लिए वहीं ठिठक गया क्योंकि उसने रिया को उस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। बिखरी हुई, घबराई हुई और किसी से मदद की उम्मीद करती हुई। रिया दवाइयाँ लेकर जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन कबीर के कदम आगे नहीं बढ़ पाए और वह दवा विक्रेता के पास गया और उससे पूछा कि वह लड़की किस चीज़ की दवाइयाँ ले रही थी। तब केमिस्ट ने बताया कि उसके पिता को 3 दिन पहले हार्ट अटैक आया था और तभी से वह यहाँ एडमिट है और यह लड़की तब से रोज़ सुबह बहुत जल्दी जल्दी आती है। कबीर ने धीरे से पूछा कि क्या उसके साथ कोई और नहीं आता? तो केमिस्ट ने कहा कि उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अक्सर वह लड़की अकेली ही आती है। डॉक्टर को अपनी माँ को दिखाने के बाद कबीर सीधे ऑफिस पहुंचा। आज उसे ऑफिस आने में पूरे 2 घंटे देरी हो गई थी, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो देखा कि रिया पहले से अपने केबिन में बैठी हुई थी और पूरी तन्मयता से काम कर रही थी।